अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम तत्पुरुष समास और बाकी अन्य समास के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने दो समासों के बारे में पढ़ा है, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास। तो आज हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। सो तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उस समास को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, तुलसीदास कृत, यानी ये यहाँ पे समास बना हुआ है। ये पूरा क्या है? समस्त पद। तुलसीदास कृत, इसको क्या कहेंगे? समस्त पद। ये तुलसी द्वारा कृत यानी रचित, ये हमारा समास का विग्रह है। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें द्वारा द्वारा जो शब्द है इसको हमने हटाकर ये पूरा एक शब्द बना दिया, तुलसीदास कृत। इसी टाइप से इनके बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे के द्वारा, के लिए, से, का, के, की, ये सारे जो चिन्ह होते हैं इनको हम हटाकर इनको समस्त पद बनाते हैं। अगर हमें समस्त पद बनाना है तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं। अगर हमें समास का विग्रह करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको लगा देते हैं। यहाँ पे भी देखिए लिखा है, ज्ञात व विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। आगे हम तत्पुरुष समास के उदाहरण देखेंगे। और जैसे पद प्राप्त, इसका विग्रह होगा पद को प्राप्त। देखिए इसमें को लगा है, तो को हमने जब इसका विग्रह किया तो लगा दिया। जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो को हटा देंगे। हस्तलिखित मतलब हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखित। वनवास, वन में वास। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इस टाइप से ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आइए हम तत्पुरुष समास के प्रकार देखेंगे। तत्पुरुष समास के प्रकार कारकों के आधार पर होते हैं। यहाँ पे 6 दिए हैं। कर्म तत्पुरुष, तो इसमें कर्म तत्पुरुष में जब को लगा होता है, जैसे गिरह को काटने वाला, तो को इसका जो चिन्ह है कर्म का, तो उसको हम हटा देते हैं जब हमें समस्त पद बनाना होता है। तो समस्त पद होगा गिरह कट। अब है करण तत्पुरुष, इसका जो चिन्ह होता है वो से होता है। तो जैसे मन से चाहा, तो जब इसका हमें विग्रह करना है तो हम लिखेंगे मन से चाहा। अगर हमें समस्त पद बनाना है तो मन चाहा। आगे है संप्रदाय तत्पुरुष, इसका जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। तो इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर, और इसका समस्त पद होगा रसोई घर। अपादान तत्पुरुष, इसका चिन्ह जो है वो से होता है, यानी जब हम किसी चीज़ से किसी को अलग करते हैं, ये अलग होने के अर्थ में इसका चिन्ह होता है से। जैसे देश निकाला, यानी किसी को देश से अलग किया गया, यानी देश से निकाला, तो इसमें से आया है। आगे संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में जैसे का, के, की, रा, रे, री, ये सारे शब्द जो होते हैं ये संबंध तत्पुरुष कहलाते हैं। जैसे गंगा का जल, तो इसमें का को हटाकर हमने लिख दिया गंगा जल। आगे अधिकरण तत्पुरुष, इसमें नगर में वास, तो इसका समस्त पद बनेगा नगर वास। तो इस तरीके से हम बीच के जो कारक चिन्ह हैं उनको हटाकर इनका समस्त पद बनाते हैं। तो इनकी पहचान ये होती है तत्पुरुष समास की, कि इसके बीच में का, के, की और से, को, के लिए, के द्वारा, पर, में, ये सब शब्द आते हैं। आगे है आपका द्विगु समास। द्विगु समास यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण हो और वो किसी समूह का अर्थ देता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिभुवन और नवरत्न, ये दोनों अलग शब्द हैं। त्रि का मतलब होता है 3, नव का मतलब होता है 9, यानी 9 रत्नों का समूह, त्रिभुवन 3 भवन का समूह। तो यहाँ पे ये समूह की ओर संकेत करते हैं और इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। आइए इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि नवरात्र, नव यानी 9 रात्रियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह। तो इस सभी में समूह के बारे में बताया है। पंजाब यानी 5 आबों का समूह, आब नदियों को कहते हैं। तिरंगा 3 रंगों का समूह, शताब्दी शत, शत का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। यानी इसमें
सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ये संख्यावाची होते हैं, दूसरा ये किसी समूह के बारे में बताते हैं। आगे है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। और इसमें दूसरा एक और है, एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। यानी उपमान में किसी चीज़ की उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है, ठीक है। इसमें एक पद की दूसरे पद से तुलना की जाती है। जैसे कि यहाँ पे नील कमल आप देख रहे हैं, नीला है कमल, ठीक है। तो यहाँ पे नीला कमल कैसा है, नीला है, तो यहाँ पे कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। कमल यहाँ पे विशेष्य है और नील जो है वो आपका विशेषण है। आगे है कर्मधारय समास के उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे चंद्र बदन आप देख रहे हैं। चंद्र बदन यानी चंद्र के समान जो बदन, तो इसमें जो है बदन की तुलना किससे की है, चंद्रमा के समान की गई है, यानी चंद्रमा की उपमा दी गई है। तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा। जब हम किसी शब्द की उपमा किसी दूसरे से देते हैं तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। या फिर अगर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तो वहाँ पे भी कर्मधारय समास होता है, यानी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जो दो पद होते हैं, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नीलकंठ, तो नीलकंठ का हमने विग्रह किया तो हो गया नीला है कंठ जिसका। तो इसमें तीसरा पद जो है शिव, यानी तीसरा पद कौन सा है, शिव, यानी कंठ नीला किसका है, शिव जी का है। तो यहाँ पे तीसरा पद जो है वो प्रधान है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। आगे दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, 10 मुख, यानी 10 है मुख जिसके, तो 10 मुख किसके होते हैं, रावण के। तो यहाँ पे तीसरा पद कौन सा हुआ, रावण। इसी तरीके से यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ये सभी उदाहरण आप देख रहे हैं, ये सभी बहुब्रीहि समास के हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका होता है, पेट, उदर का मतलब होता है पेट, तो गणेश भगवान का। तो तीसरा पद कौन सा है यहाँ पे, गणेश, तो गणेश जो है वो यहाँ पे प्रधान है, यानी मेन है, तो तीसरा पद यहाँ पे प्रधान होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो आई होप सभी बच्चों को ये समास बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।